दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये कंडक्टिंग मटेरियल्स का है, पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय ड्रॉप ऑफ रैपिडली विद एन इंक्रीज्ड अलॉय कंटेंट। मतलब कि कोई भी अलॉय का कंटेंट है, ठीक है। अलॉय कैसे बनता है, जब आप उसमें टू डिफरेंट या मोर देन मटेरियल्स का यूज करते हो ना। इसमें बोला है वाई डज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड सोल्यूशन अलॉय, वो कैसे नीचे फॉल करता है, बहुत तेजी से फॉल करता है जब आपका अलॉय में जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो इंक्रीज कर रहे हो। तो ये क्यों होता है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन क्या क्या डाइलेक्ट्रिक नेचर होता है, नहीं, बिकॉज द सॉलिड सॉल्यूशन हैज अ लेस रेगुलर स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। ये देखते हैं अभी। बिकॉज द सॉलिड सॉल्यूशन हैज अ हायर कंडक्टिविटी देन दैट ऑफ एलोइंग मटेरियल, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि इसकी हायर कंडक्टिविटी हो जाए। बिकॉज द सॉलिड सॉल्यूशन हैज अ लोअर मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, इसका बी ऑप्शन होगा। क्योंकि इंक्रीजिंग द इम्प्योरिटी कंटेंट, जब हम इम्प्योरिटी कंटेंट को बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग द इम्प्योरिटी कंटेंट, इससे क्या होता है, लैटिस का पीरियोडिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट डिस्ट्रॉयज द पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी ऑफ लैटिस। लैटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल एटम्स, ठीक है, विद रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये इसकी पीरियोडिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे ही आप इम्प्योरिटी की मात्रा को बढ़ाते हो, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो सॉलिड सॉल्यूशन हैज अ लेस रेगुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी को खत्म कर रहा है ये, देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल, इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉल ऑफ करती है। तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, in metals resistivity is composed of two parts. One part is characteristic of the particular substance, the other part is due to, ये मैंने आपको बताया था मैच द फॉलोइंग में लास्ट स्लाइड में, ये मैथ्यूसन्स रूल होता है कि रो इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिडुअल रेजिस्टिविटी प्लस रो टी। जो रो टी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ मटेरियल के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स पर डिपेंड करता है एंड इम्परफेक्शंस पर डिपेंड करता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी इम्परफेक्शंस। ठीक है, तो ये जो रोटी होता है, ये क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आपका जो आंसर आएगा कि मेटल्स में जो रेजिस्टिविटी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द सम ऑफ रेजिडुअल रेजिस्टिविटी प्लस रोटी विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड दिस रोटी it is mainly depending upon the defects of the material structure and its imperfections. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्रिस्टल imperfections पे डिपेंड करता है, अप्लाइड वोल्टेज पे नहीं करता, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं करता, सप्लाइड थर्मल एनर्जी में नहीं करता है। तो मेटल्स में रेजिस्टिविटी जो दूसरा पार्ट होता है, क्रिस्टल imperfections की वजह से होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक लिंक ओवर अ कन्वेंशनल कॉपर वायर लिंक। कन्वेंशनल मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशन सिस्टम्स थे, जो पुरानी कॉपर वायर लिंक के कंपैरिजन में फाइबर ऑप्टिक लिंक का क्या एडवांटेज है, देखिए। Fiber optic link has a greater bandwidth, it has lower cost, it is immune to crosstalk, it is easy to split। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि इसकी लोअर कॉस्ट होती है, क्योंकि हम किसके ऊपर एडवांटेजेस पूछ रहे हैं, कन्वेंशनल के। इसका फाइबर ऑप्टिक लिंक का डेटा रेट तो ज़्यादा होता ही है, जीबीपीएस में होता है, इट्स डेटा रेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ जीबीपीएस, ओके, गीगाबिट्स पर सेकेंड। लेकिन जो इसका मेन एडवांटेज है ओवर कन्वेंशनल, वो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका नहीं, सॉरी, ये जो है एक्चुअली मैंने ये ऑप्शन नहीं देखा। इसका जो राइट आंसर होगा ये भी है एक्चुअली, इसका जो राइट आंसर होगा ये 1 और 3 होगा। क्यों होगा, इट हैज़ ग्रेटर बैंडविड्थ, हाँ वही मैं कह रही थी, ग्रेटर बैंडविड्थ होता है क्योंकि जीबीपीएस में होता है। तो जब डेटा रेट होता है ना, आरबी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टीबी, the reciprocal of the bit duration is the bit rate or data rate whatever it is। तो ये GBPS में होता है, तो यानी कि इसका एक तो greater bandwidth होता है, दूसरा it is immune to crosstalk, it is immune to crosstalk। तो इसके ये दो एडवांटेजेस होते हैं, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन होगा, मतलब इसमें जो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, what is the correct arrangement of the following alloys in decreasing order of resistivity। देखिए इस केस में जो रेजिस्टिविटी है, अगर हम बोलें तो कॉन्स्टेंटल, मोनल मेटल और जर्मन सिल्वर, ठीक है, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है।
क्यों? क्योंकि देखिए जो इसमें आपका जो मात्रा होती है रेजिस्टिविटी इसकी, जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है, मैं इसके ऊपर लिख लेती हूँ, ये होती है कुछ 48 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। फिर मोनल मेटल होती है 42.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, और ये होती है 33.8 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको याद होना चाहिए कॉन्स्टेंटिन का सबसे ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटिन सबसे ज़्यादा होता है, देन मोनल मेटल का होता है, एंड देन जर्मन सिल्वर का होता है, जर्मन सिल्वर का होता है। तो यहाँ पे ये 48 होता है, ये 42.6 होता है, और ये होता है 33.8। तो ये इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका the temperature coefficient of resistance of a wire is this much. If the resistance of the wire is 8 ohm at 0 degree, what is the resistance at 800 degree? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, since R is equal to rho L by A, R is directly proportional to rho, so rho T is equal to rho naught of 1 plus क्या होता है temperature coefficient of resistance alpha into T, यही होता है ना, इसी पे निकाल रहे हो ना आप। तो ये रो टी आपको कितना दिया, इसने 100 पे पूछा, तो ये 100 हो गया, यहाँ पे रो 0 हो गया, और यहाँ पे ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.0008 इंटू टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है इसमें 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 8 ओम, दैट मीन्स आप इसको 8 लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.008, सॉरी ये पॉइंट तो हट ही जाएगा ना, ये जो है आपका इट विल बी अराउंड 0.08, ठीक है। तो ये कुछ होगा 1.08 इंटू 8, सो इट विल बी हाउ मच, 8 8 जा 64, तो ये 8.64 ओम्स के करीब आएगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टिंग मटेरियल, कॉपर, जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लेटिनम। देखिए आपको पता है कॉपर कंडक्टर है, प्लैटिनम की तो प्लैटिनम या टंगस्टन, इसमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, बाकी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं ये सारे, कॉपर, टंगस्टन, प्लैटिनम, ठीक है। तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है आपका, तो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका मैंगनीन एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड मैंगनीज। मैंगनीन में तो मैंगनीज का फॉर्मूला होता है ना, मैंगनीन जो है इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड मैंगनीज, यही होता है ना। तो इट इज यूज्ड इन, देखो मैंगनीन जो मैंगनीन होता है, मैंगनीन इट हैज ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है, इट हैज ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी जो होती है ये इसका डी ऑप्शन होगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका द मटेरियल्स नॉट हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें आप देखिए मेटल्स जो होते हैं दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेटल्स का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स जिसका नॉट हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर्स का तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, और ठीक है, तो जनरली इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, तो ये 8 क्वेश्चन थे, अभी मैं क्वेश्चन दे नहीं रही हूँ क्योंकि कोई करके लाता नहीं है। टिल देन आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और रेगुलर पढ़ाऊंगी। थैंक यू।